मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के अंतर्गत एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर किए। मटर भी कई तरह के होते हैं, इसलिए उद्यान मटर आप नाम लोगे। इसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम होता है। एक संकर क्रॉस का प्रयोग अभी अपन देखेंगे। एक संकर संकरण का मतलब ये होता है कि मेंडल ने एक लक्षण को ध्यान में रखकर प्रयोग किया। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि प्रयोग क्यों किया, क्या करना चाह रहे हैं। मेंडल इन प्रयोगों के आधार पर ये निष्कर्ष निकालेंगे कि जनक पीढ़ी से पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण कैसे होता है, कौन से लक्षणों का स्थानांतरण होता है और कौन से लक्षणों का स्थानांतरण नहीं होता है। इसी को ही आनुवांशिकता कहते हैं, जेनेटिक्स। आनुवांशिकता का मतलब यह है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के स्थानांतरण का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है। मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे लिए, शुद्ध बौने पौधे लिए। इनको जनक पादप कहा। इनके कारक निर्धारित किए, जिसको वर्तमान में जीन कहते हैं। लंबे पौधे के कारक कैपिटल टी लिया, बौने पौधे का कारक स्मॉल टी लिया। इनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ और युग्मक बने। युग्मकों का निर्माण तभी होता है जब अर्धसूत्री विभाजन होता है ना। जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन किया तो दोनों को आपने अलग अलग कर दिया। पहले आप चार्ट को समझ लीजिए और इस चार्ट को देखकर बोलना और लिखना सीख लीजिए। अंग्रेजी में क्रॉस भी कहते हैं। इसके बाद पहली पीढ़ी प्राप्त होती है। पहली पीढ़ी के अंदर सारे पौधे एक जैसे प्राप्त होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस आधार पर मेंडल ने क्या निष्कर्ष निकाले, इस चार्ट को देखने के बाद में वो अपने को पढ़ना है। प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, इस आधार पर दो नियम प्रतिपादित किए। वो नियम अपन इसी चार्ट में से बाहर निकालेंगे, कैसे उन नियमों को बोलना है। फिर से सुन लीजिए। शुद्ध लंबे पौधे लिए, शुद्ध बौने पौधे लिए। ये पौधे जनक पादप हैं। इनके कारक निर्धारित किए गए। इन कारकों को वर्तमान में जीन कहते हैं। लंबे पौधे का कारक कैपिटल टी है। बौने पौधे का कारक स्मॉल टी है। इनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, युग्मकों का निर्माण हुआ, युग्मकों में क्रॉस हुआ, पहली पीढ़ी प्राप्त हुई। पहली पीढ़ी के सभी पौधे अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए। ठीक है। अब आप यहां पे शुद्ध और अशुद्ध को समझ लीजिए। दोनों कारक यदि एक जैसे हैं तो उसको आप शुद्ध कहेंगे। इस आधार पर ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। दोनों ही स्मॉल टी हैं तो ये शुद्ध हुआ, और ये दोनों ही कैपिटल टी है, ये भी शुद्ध हुआ। पहली पीढ़ी के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, एक तो कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है।
तो ये अशुद्ध हुआ। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी तो समझ में आ गया। अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में हो तो वो कैसा हो गया? अशुद्ध। तो पहली पीढ़ी के अंदर आप रिजल्ट लिख देना कि पहली पीढ़ी के अंदर प्राप्त होने वाले सारे ही पौधे अशुद्ध लंबे थे। अशुद्ध थे जो तो पता लग रहा है। अब उन्होंने लंबे कहा है, इसका कारण भी आप बताओगे। जब उन्होंने कहा मेंडल ने कि इसमें लंबेपन का कारक भी है कैपिटल टी और बोनेपन का कारक भी है स्मॉल टी, लेकिन लंबेपन का जो कारक होता है वह अपना प्रभाव प्रकट करता है और बोनेपन का जो कारक होता है वह अपना प्रभाव प्रकट नहीं करता है। जो प्रभाव प्रकट करता है कैपिटल टी उसे प्रभावी कारक कहते हैं, और जो प्रभाव प्रकट नहीं करता है स्मॉल टी उसे अप्रभावी कारक कहते हैं। यही प्रभाविता का नियम भी है। यही प्रभाविता का नियम। दो कारक उपस्थित है, एक कारक अपना प्रभाव प्रकट कर रहा है, एक कारक अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर रहा है, इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो एक संकर संकरण परीक्षा के अंदर यदि आता है, इसका मतलब एक लक्षण को ध्यान में रखकर प्रयोग किया गया, एक लक्षण का अध्ययन किया गया। तो लंबे पौधे और बौने पौधे ये एक लक्षण हो गया लंबाई से संबंधित, ये एक लक्षण हो गया लंबाई से संबंधित। चार्ट को देखकर बोलना आ जाएगा आपको। पहले आप ये दोनों बोलोगे, बोल देना जनक पादप है, फिर ये बोलोगे, बोल देना कारक है, इनको जीन कहते हैं, फिर अड़सूत्री विभाजन होता है, बोल देना युग्मक बनते हैं, क्रॉस होता है, पहली पीढ़ी आती है। पहली पीढ़ी का रिजल्ट बता देना। प्रभावी अप्रभावी वाली बात जरूर समझाना। एक कारक प्रभाव प्रकट कर रहा है, एक कारक प्रभाव प्रकट नहीं कर रहा है। जो प्रभाव प्रकट कर रहा है वो प्रभावी कारक है, कैपिटल टी लिख देना। जो कारक प्रभाव प्रकट नहीं कर रहा है अप्रभावी कारक है, स्मॉल टी लिख देना। इसी को ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो ये पहली पीढ़ी हुई। ठीक इसी तरह से दूसरी पीढ़ी ज्ञात करेगी। ठीक इसी तरह से दूसरी पीढ़ी ज्ञात करेंगे। अब जब दूसरी पीढ़ी ज्ञात करोगे तो पहली पीढ़ी के अंदर जो पौधे आए, पहली पीढ़ी के अंदर जो पौधे आए उनको दूसरी पीढ़ी के लिए जो है जनक बनाएंगे, उसको दूसरी पीढ़ी के लिए जनक बनाएंगे। वो डंडा देना, हाँ ये देखो, ठीक है। अब आप देखिए ये आपको पता है पहली पीढ़ी के संतति है ना, ये भी पहली पीढ़ी की संतति है। इस साइड में हम क्या कर रहे हैं, दूसरी पीढ़ी ज्ञात कर रहे हैं। पहली पीढ़ी तो ज्ञात कर ली, अब अपन दूसरी पीढ़ी ज्ञात कर रहे हैं। दूसरी पीढ़ी ज्ञात कर रहे हैं तो स्वाभाविक है जनक हम किसको बनाएंगे, जो पहली पीढ़ी में संतति प्राप्त हुई थी। पहली पीढ़ी में जो संतति प्राप्त हुई थी उसको दूसरी पीढ़ी का जनक बनाएंगे। तो अब आपको पता लग गया होगा ये दोनों कहां से आए, कहां से आए ये पहली पीढ़ी की जो संतति थी उसको दूसरी पीढ़ी का जनक बना दिया, और बाकी वर्णन करने का तरीका और चार्ट बनाने का तरीका वही रहेगा। देखिए आप, ये तो हो गए जनक, ये जनक पादप दोनों कारक है ना। अब कारकों में क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन होने से क्या हुआ, वेरी गुड, युग्मक बने। युग्मकों में क्रॉस कराएंगे। अब युग्मकों में क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने के भी दो तरीके हैं। एक ये डिब्बे चेकर बोर्ड वाला सिस्टम यहाँ पे बना रखा है। आप इस तरीके से परीक्षा के अंदर 4 डिब्बे बना देना। इधर वाले कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ लिख दिया,
बाहर, इधर के कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ लिख दिया, ठीक है। और फिर इसको और इसको क्रॉस कराएंगे जो यहाँ लिखा, देखिए आप, फिर इसको कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्रॉस कराएंगे तो यहाँ लिख दिया। इसके अंदर किसको किसको क्रॉस कराया, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी को यहाँ क्रॉस कराया जो लिख दिया, और ये दोनों ही स्मॉल टी यहाँ लिख दिए, ठीक है। ये बोर्ड बनाना आपको आना चाहिए। इसके अंदर कुछ बातें ध्यान रख लेना, यहाँ भी कैपिटल टी है, यहाँ स्मॉल टी है, यहाँ कैपिटल टी है, यहाँ स्मॉल टी है। तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी तो ऊपर लिख दिया आपने, एक कैपिटल टी स्मॉल टी नीचे लिख दिया। और इन डिब्बों को जो भरोगे आप तो उसमें ध्यान रखना, जो कैपिटल है उसको पहले लिख देना, जो स्मॉल है उसको बाद में लिख देना। तो यहाँ पे ये तो दोनों ही कैपिटल है, हमने दोनों कैपिटल लिख दिया। या एक कैपिटल एक स्मॉल है यहाँ पे, तो कैपिटल वाला पहले लिख दिया। बस इतना ही मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये 4 पौधे प्राप्त हुए ना, 4 पौधे। अब आपको रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट अपन 2 तरह से इसका रिजल्ट बनाएंगे। एक तो आप ये बताओगे कि लंबे कितने और बोने कितने, उसको हम कहेंगे लक्षण प्रारूप। क्या कहेंगे? लक्षण प्रारूप का मतलब ये होता है कि उस पौधे को बाहर से देखने पर कौन सा लक्षण दिखाई देता है। तो बाहर से देखने पर वो लंबा बोना जो भी पौधा होगा वो दिखाई देगा हमको। तो हम अपन लंबा पौधा और बोना पौधा उसका प्रतिशत बनाना चाह रहे हैं कि कितने पौधे लंबे आए, कितने पौधे बोने आए। तो आपको पहला जो मैंने आपको पहली पीढ़ी का जो चार्ट सिखाया था उसके अंदर एक बात कही थी, अगर दोनों साथ में हैं, कैपिटल टी भी हैं और स्मॉल टी भी हैं, तो कैपिटल टी तो अपना प्रभाव प्रकट करता है। अब कैपिटल टी अपना प्रभाव प्रकट करता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पौधा लंबा होगा, ये पौधा लंबा होगा। ये चीज़ तो अपने को यहाँ से भी पता है। कैपिटल टी और स्मॉल टी अपन ने जनक पौधा लिया था, तो फिर अपन ने इसको लंबा बोला था। क्या बोला था? लंबा। और पहली पीढ़ी में पौधे भी ऐसे ही आए थे। तो ये पौधा लंबा है, ये अपने को याद रह जाएगा। ये पौधा लंबा है, ये अपने को याद रह जाएगा। ये तो लंबा होगा ही सही। जब सिंगल टी है तब वो लंबा है, तो दोनों ही टी है तो लंबा होगा सही, क्योंकि कैपिटल टी अपना प्रभाव प्रकट करता है। इसमें कैपिटल टी नहीं है, इसमें कैपिटल टी नहीं है, इसका मतलब लंबेपन का गुण इसमें नहीं आएगा। आप मुझे बताइए कितने पौधे लंबे होंगे, कितने पौधे 3 पौधे लंबे बोने होंगे? 3 पौधे तो लंबे होंगे, 1 पौधा बोना होगा। यह है एक महत्वपूर्ण इसका निष्कर्ष है जो अपने को F2PD निकालने के बाद में लिखना है। ये वहाँ पे लिख रखा है मैंने, लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप में यहाँ लिख दिया लंबे पौधे तो 3 आए, बोने पौधे 1 आया। अनुपात में इसको लिख सकते हैं 3:1, है ना। और परीक्षा में इसको जो है 3:1 का मतलब 75% और 25% भी बोल सकते हैं इसको। अगर 100 से इसका जो है परसेंटेज निकालोगे तो वो 75% और 25% भी बोल सकते हो, और उनको गणित के मेथड से काटते हो तो वो वही 3:1 आएगा। तो पहली पीढ़ी तो आपने निकाल दी, पहली पीढ़ी के तो सारी संतति सभी पौधे जो है कैसे आए थे? अशुद्ध लंबे। F2PD के अंदर लक्षणीय अनुपात 3:1 आएगा, ठीक है। लक्षण प्रारूप क्या आएगा? 3:1। 3 पौधे तो आपने लंबे बताए और 1 पौधा बोना बताया। अब लक्षण प्रारूप निकालने के बाद अब अपन निकालेंगे जीनी प्रारूप, जिसको जीनोटाइप अंग्रेजी में कहते हैं। जीनोटाइप फिनोटाइप अंग्रेजी में बोला जाता है, और लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप हिंदी में बोला जाता है। तो जीन प्रारूप अब निकालेंगे, लक्षण प्रारूप आप निकाल चुके हो जो 3:1 है। जब आप जीनी प्रारूप निकालोगे तो वहाँ आप शुद्ध और अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करोगे। इन 4 पौधों में से अगर आप शुद्ध अशुद्ध छांटोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि शुद्ध अशुद्ध छांटने के लिए अपना ध्यान किधर जाना चाहिए? दोनों एक जैसे हैं कि दोनों अलग अलग हैं, उधर जाना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए ये दोनों शुद्ध लंबे हैं, ये दोनों शुद्ध लंबे। तो शुद्ध लंबा पौधा तो 1 हुआ,
शुद्ध लंबा पौधा एक हुआ, एक हुआ, अशुद्ध लंबे दो, दो, अशुद्ध लंबे पौधे दो, दो हो गए। और इसको क्या बोलोगे? शुद्ध बोना पड़ा, शुद्ध बोना पौधा। तो 1:2 अनुपात 1, समझ गए? 1:2:1 ये आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? जीनी प्रारूप। इस प्रकार से एक संकर संकरण का चार्ट बनाना यदि परीक्षा में आता है तो आप इस तरह से चेकर बोर्ड बनाओगे। पहले F1PD ज्ञात करोगे, F1PD का रिजल्ट लिखोगे, फिर F2PD ज्ञात करोगे, F2PD का रिजल्ट लिखोगे। रिजल्ट F2PD का लिखने के बाद में 2 बिंदु रिजल्ट के अंदर लिखे जाएंगे, लक्षण प्रारूप और जीनी प्रारूप। क्या क्या? लक्षण प्रारूप और जीनी प्रारूप। लक्षण प्रारूप और जीनी प्रारूप। लक्षण और प्रारूप 3:1 होता है और जीनी प्रारूप जो है 1:2:1 होता है। इसको 100 से अगर डिवाइड करते हो 25, 50 और 25 है ना। 1:2:1 को 25%, 50% और 25% भी बोला जा सकता है। इस प्रकार से आप बोल सकते हो। अब आप इसको समझिए। ये तो हो गया आपके चेकर बोर्ड, एक संकर क्रॉस। इसको एक संकर क्यों बोला जो देखना। इसको एक संकर इसलिए बोला, एक संकर इसको इसलिए बोला क्योंकि एक बार में एक लक्षण का ही यहां पर अध्ययन किया गया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे गोल और पीले बीज वाले पौधे और जुर्रीदार और हरे बीज वाले पौधे पढ़ेंगे। तो यानी एक पौधे के अंदर 2 लक्षण लिए, एक पौधे के अंदर 2 लक्षण लिए, तो फिर वो 2 लक्षण लेने के कारण द्विसंकर क्रॉस हो जाएगा। उसको अपन बाद में पढ़ेंगे। तो मैं आपको तुलना कर रहा हूं, एक संकर क्रॉस क्या होता है, द्विसंकर क्रॉस क्या होता है। शुद्ध अशुद्ध समझ गए। दोनों कारक एक जैसे हों, लक्षणों को नियंत्रित करने वाले दोनों कारक यदि एक जैसे हों तो वो शुद्ध पौधा कहलाता है, और दोनों कारक अलग अलग हों तो अशुद्ध पौधा कहलाता है। शुद्ध को समयुग्मजी भी कहते हैं और अशुद्ध को विषमयुग्मजी भी कहते हैं। अब 2 छोटे छोटे टॉपिक और पढ़ते हैं। जिसको ये चीज़ समझ में आ गई वो बड़ी आसानी से 2 टॉपिक और समझ सकता है। एक अपने मैंने यहाँ BC और TC लिख रखा है, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। यदि जैसे ये चार्ट दिख रहा है, आपको दिख रहा है, ये संतति है और ये जनक है। इस संतति का क्रॉस यदि जनक प्रजाति से कराया जाए, जनक से कराया जाए, तो इसका मतलब अपन उल्टा चल रहे हैं, इसलिए उसको बैक क्रॉस कहते हैं। आप देखिए मैंने कैपिटल T स्मॉल t लिखा है यहाँ पे, वो तो ये रहा, और इनटू कैपिटल T मतलब ये ले लिए, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। बैक क्रॉस का मतलब ये हुआ कि इसका क्रॉस बैक पीछे की तरफ होगा, इसका क्रॉस पीछे की तरफ। तो इसलिए उसको बैक क्रॉस कहते हैं। तो अब आप एक बार चार्ट बना के देखना, एक तरफ तो पौधा ये लेना और एक तरफ पौधा ये लेना। जब एक तरफ ये लोगे तो बाकी चार्ट बनाने का मेथड वो का वही रहेगा, वही जनक पादप, वही कारक, अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक, फिर क्रॉस बनेगा। फिर इस तरह का आप जो है चेकर बोर्ड बना के और 4 तरह के पौधे आ जाएंगे, और फिर आप रिजल्ट निकालना कि वो चारों पौधे में से कौन से पौधे कितने लंबे हैं और कितने बोने हैं। जब आप इस तरह का रिजल्ट निकालोगे तो आपको पता लगेगा कि 100% पौधे लंबे आएंगे। मैंने बिना चार्ट बनाए यहाँ पे ये तो दोनों जनक पौधे के कारक लिख दिए, जनक पौधे के, तो इसका जो लक्षण प्रारूप आएगा वो तो आएगा 100% लंबे, और जो जीनी प्रारूप आएगा वो 50% पौधे लंबे आएंगे, 50% पौधे बोने आएंगे। ये आप बना के देखना अभी। और अब देखते हैं TC, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, जो पहली पीढ़ी के अंदर जो संतति प्राप्त होती है उसका क्रॉस अप्रभावी जनक से कराते हैं।
इससे नहीं कराएंगे, अप्रभावी जनक से कराएंगे। ये खास ध्यान रखना है आपको। टेस्ट क्रॉस के अंदर पहली पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होते हैं उनका क्रॉस अप्रभावी जनक पीढ़ी से कराया जाता है। तो अब आप देखिए, अप्रभावी जनक पीढ़ी से कराएंगे तो एक तरफ तो मैंने ये पहली पीढ़ी की संतति लिख दी यहाँ पे, और दूसरी तरफ जो है अप्रभावी जनक लिख दिया। अब आप फिर इस तरह का जो है चेकर बोर्ड बनाओगे और उसके अंदर भी लक्षण प्रारूप देखोगे और जीनी प्रारूप देखोगे। लक्षण प्रारूप के अंदर सिर्फ ये देखा जाता है कि लंबे कितने हैं और बोने कितने हैं। जीनी प्रारूप में आपको शुद्ध और अशुद्ध भी छांटना है, शुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे, शुद्ध बोने, अशुद्ध बोने, इस तरह से छांटना है। ठीक है, तो ये आप देखोगे। अब बीसी क्या होता है? बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब ये संतति का क्रॉस, चाहे प्रभावी जनक से कराओ चाहे, क्योंकि दोनों ही बैक है तो वो बैक क्रॉस ही कहलाएगा। और टेस्ट क्रॉस के अंदर संतति एक तरफ तो होगी, पहली पीढ़ी की संतति, दूसरी साइड के अंदर अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है। एक लाइन की परिभाषा है, परीक्षा में आती है। और जब आप क्रॉस कराओगे तो इसमें लक्षण प्रारूप भी 50-50% आएगा और जीनी प्रारूप भी 50-50% आएगा। कर लोगे? ठीक है, इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करना। ये चार्ट आप बिना देखे देख बनाना।